सेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का नीचे दिए गए किस ग्राफ से संबंध है। तो पहले देखो ये आपका, अगर मान लो मैं एक पैराबोला का कर्व ड्रॉ करूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का, ये पैराबोला कैसे होता है, x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर ये x एक्सिस है तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और अगर मान लो मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का मैं लूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इस तरीके का कर्व आएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, बस हमको ये देखना है कि x का पावर इवन किस में दिख रहा है। अगर x का पावर इवन है तो इसका मतलब y का पावर इवन है तो इसका मतलब x के अबाउट सिमेट्रिक कर्व बनेगा। अगर x के अबाउट सिमेट्रिक है तो y के अबाउट x का पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक कर्व बनेगा, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो पावर 2 इवन मतलब पावर 2 किसका दिख रहा है, t का दिख रहा है, और t कर्व हमारा ये है। s का पावर 1 है तो जिसका पावर 1 है तो उसके अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिक बनता है, तो ये हमारा कर्व आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइप से क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, s का वैल्यू हमारा नेगेटिव में, t टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम नेगेटिव में आप ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ नेगेटिव में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम डी वाला कर्व क्यों नहीं ले सकते। डी वाला कर्व इसलिए ले सकते कि अगर टी का वैल्यू आप 0 रखोगे तो एस का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनिशिएट कहाँ से होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। तो ये वाला 0 से स्टार्ट नहीं, ये वाला स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में चल रही 20 ग्राम द्रव्यमान की, यानी m जो दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए, यानी पहले मान लेते हैं v2 हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर नहीं है सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और v1 एक्चुअली मान के चलो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, और v2 हमारा क्या होगा, विरामावस्था में बोल रहे हैं तो v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो मेज द्वारा कितना बल लगेगा, टाइम इसमें कितना लग रहा है। अगर मान लो मैं t2 की बात करूँ तो t2 हमारा कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, और t1 कहाँ से, 0 सेकेंड से, 0 से लगेगा। तो फोर्स हमको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, तो फोर्स हमारा कितना है, m इंटू ए। m की अगर मैं बात करूँगा तो ये 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम को मैं क्या कर लेता हूँ, 20 डिवाइड बाई 1000 कर लिया ताकि ये किलोग्राम में बन जाएगा। ठीक, ए का वैल्यू मैंने लिख लिया dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये हमारा 20 बट्टा में 1000 हो गया, और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो v2 माइनस v1 यानी 0 माइनस 20 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, 10 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा न्यूटन में, जो भी आएगा। तो न्यूटन में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो 20 बट्टा में 1000 गुणे सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। 10 दूना के 20, ये -2 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये न्यूटन अभी नहीं आएगा। तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लिया, मीटर में बदल दिया। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब ये आपका बन जाएगा न्यूटन में। अब जब न्यूटन में देखो तो इसको 1 0 से 1 0 को हमने कैंसिल कर दिया, ये कितना हो जाएगा, -4 बटा में 1, 10,000 हो जाएगा, 100 गुणे 100 10,000 हो जाएगा न्यूटन। तो फिर ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.0004 न्यूटन, वो भी माइनस में। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, पहला वाला, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री भारहीन होते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि वे पृथ्वी से इतनी दूरी पर होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण इतना कमज़ोर हो जाता है कि इसका अनुभव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला जाए कि अंतरिक्ष के निर्वात में गुरुत्वीय क्षेत्र काम नहीं करता है। तीसरा दिया हुआ वे फ्री फॉल की स्थिति में होते हैं, और चौथा दिया हुआ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाता है। तो भारहीन कब फील करे, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ भारहीन कब फील करता है, जब वो फ्री फॉल की सिचुएशन में।
और जब झूल रहे हो तो उस समय क्या होता है, आपको अचानक से डर लगने लगता है। और क्यों डर लगने लगता है, वो इसलिए क्योंकि उस समय आप फ्री फॉल की सिचुएशन में होते हैं, ग्रेविटी और आपका भार दोनों क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसलिए उस समय सिचुएशन क्या होता है, फ्री फॉल का सिचुएशन होता है, जिस समय आप झूले से, जो गोल गोल वाला घुमा झूला रहता है ना, तो जब आप ऊपर जाते हो तब नहीं सिचुएशन होता है, जब आप नीचे आते हो तो उस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, और वही सिचुएशन हमारा क्या होता है, फ्री फॉल का सिचुएशन होता है। तो इसलिए उनके पास जब जो भी अंतरिक्ष यान यात्री जो रहते हैं वो भारहीन अनुभव करते हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही फील होता है, जब हम लोग झूला से ऊपर से नीचे आते हैं तब हमको भी फील होता है। ठीक है, आपको भी आता होगा, डर लगता है, इसीलिए तो डर लगता है, क्योंकि जब तक उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा फिर उस केस में उन लोग क्या करेंगे, उनको इस टाइप का फील होता होगा। ठीक है, इसलिए जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसको इस चीज़ का प्रैक्टिस कराया जाता है। पता नहीं तो पता चला जैसे हम लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं ना, तो उस टाइप से उन लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है। 2-2 साल 3-3 साल तक इस चीज़ का प्रैक्टिस होता है, ताकि उनको इस चीज़ का डर न लगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ जाता है। ठीक, मान लो ऐसे फेंका जा रहा होगा, इधर से ऐसे फेंका जा रहा है, एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा में है, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। ठीक, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है, कार्य। तो गुरुत्व बल हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ काम करता है। ठीक, पहली चीज़ ध्यान रखना। तो ये जहाँ से चला था गुरुत्व बल इसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपका गुरुत्व बल, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है गुरुत्व बल की सापेक्ष में, तो वो हमारा क्या जा रहा है, ये ऐसे 0 हो जाएगा। तो उस केस में किया गया कार्य F/0 इंटू cos 0 जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य जो हमारा होगा वो शून्य कहलाएगा। ठीक, तो इसलिए जो गुरुत्व बल होता है वो तो हमेशा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा गुरुत्व के सापेक्ष, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक गुरुत्व जिस एक ही क्षैतिज रेखा में अगर ऊपर नीचे होता तो इसका गुरुत्व जो डिस्प्लेसमेंट होता वो 0 नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 55 में। क्या बोला जा रहा है कि एक 50 किलोग्राम का लड़का 45 स्टेप वाले जीने पर 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। ठीक, जो लड़का है उसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। ठीक, 45 स्टेप्स तक 45 स्टेप्स चढ़ जाता है 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में। यदि प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई है, तो पावर बताइए। देखो पावर क्या होता है, किया गया कार्य बटा में समय होता है। ठीक, कितना समय यहाँ पे आपका 15 कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड दिया हुआ है। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, F.S कह सकते हो। और F का वैल्यू मान लें हमने mg, क्योंकि mg काम करेगा यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट मान लो हमारा ये S हो गया, और डिवाइड बाई हमारा 9 है, 9 सेकेंड। ठीक, m का वैल्यू आपको दिया हुआ 50, g का वैल्यू आपको पता है 10, और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कितना, 45 गुणे 15 यानी 45 ये, और 15 यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 0.15 कर लिया मीटर में। ठीक, और डिवाइड बाई 9 सेकेंड आपका ये हो गया। तो इस 10 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 या 45 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 इंटू 5 इंटू 1.5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 25 250 गुणे 1.5, तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 375 हो जाएगा, 375 वाट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चांदी का सापेक्ष घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का घनत्व हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, चांदी का घनत्व और सापेक्ष घनत्व में एक हमारा रिलेशन होता है। चांदी का घनत्व हो चाहे किसी का भी घनत्व हो, तो हमारा सापेक्षिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा में पानी का घनत्व, यही तो निकालते हैं। तो सापेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व बराबर कितना होता है? सापेक्ष घनत्व बराबर वस्तु यानी चांदी है तो चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटा में पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। हमसे क्या पूछा जा रहा है? सापेक्ष घनत्व दिया हुआ कितना? 10.8 दिया हुआ। चांदी का घनत्व ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपने लिख लिया चांदी का घनत्व, चाची लिख रहा हूँ, ठीक है, चांदी होगा। चांदी का घनत्व, चाची का घनत्व नहीं हो सकता, इसलिए चांदी का ही होगा। और पानी का घनत्व आपको दिया हुआ है 10⁻³ ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 1 करके। तो चाची नहीं, चांदी का घनत्व जो आएगा, चांदी का घनत्व बराबर 10.8 × 10⁻³ और इसका यूनिट लिख लो चाहे तो किलोग्राम मीटर के घात -3। तो 10⁻10.8 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ध्वनि की चाल केवल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये सही है, माध्यम की प्रकृति पर इसलिए निर्भर करती है कि आप देखे होंगे ठंडियों में माध्यम की प्रकृति का मतलब, जैसे ठंडियों में क्या होता है? कुहरा होता है, ठीक, ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। तो जहाँ फॉग ज़्यादा रहता है, धुआं ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे समझो कि अगर आप शोर मचा रहे हो, ऊंचाई पे जा कर के मचा रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह हैं, तो वहाँ आप ज़ोर से चिल्लाओगे तो दूसरी साइड में आवाज़ रुक जाएगा, ठीक। और वहीं अगर मान लेते हैं खुला जगह है, माध्यम डिपेंड करता है ना कि अगर वहाँ खुला आसमान है, हवा धुआं वगैरह नहीं है, तो वहाँ आप चिल्लाओगे तो आवाज़ तेज जाएगा, ठीक। तो इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद माध्यम के तापमान पर डिपेंड करता है, तो तापमान पे भी डिपेंड करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप ट्रेन वगैरह की आवाज़ काफ़ी 3-3 4-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, कब? ठंडियों में। और गर्मियों में क्यों नहीं सुनाई देता है? तो इसलिए क्योंकि जो ठंडियों में होता है वो मॉलिक्यूल, जो उसके मॉलिक्यूल रहते हैं वो नज़दीक रहते हैं, जो टेम्परेचर इन्वायरमेंटल मॉलिक्यूल बोल सकते हो। और ठंडियों में इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका जो स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद दाब पे यानी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी से ध्वनि की चाल उपरोक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 58 में, बोला जाए कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब आप इस चीज़ को सीधा की बात, ये यहाँ से आप समझ लोगे तो जब भी हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो सीधा हमारा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन बनता है, जब हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा जो वस्तु रहता है उस स्थिति में होता है, तभी हमारा प्रतिबिंब उसका बनता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे एक फोकस बना, ये फोकस हमारा है, ये हमारा फोकस है, और इस बिंदु के बीच में कहीं मान लेते हमारा वस्तु है। तो जब आप इस पे इंसिडेंट कराते हो रेज को, तो ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, ठीक। और ये एक पॉइंट हमारा यहाँ से ऐसे आएगा, जिस लाइन पे आया वैसी लाइन पे ऐसे वापस आ जाता है। तो इसका जो इमेज बनता है वो इधर पीछे की तरफ बनता है। तो जब ये पीछे की तरफ बनता है तो वो क्या होता है, जैसा इमेज रहता है सीधा ही रहता है, और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा वैल्यू दिया हुआ, मान लो ये ए और बी है, तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, थोड़ा बड़ा बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला और सूर्यास्त लाल होता है, क्यों होता है? तो देखो इसमें क्या होता है कि हवा में, पहला ऑप्शन दिया हुआ कि हवा में नाइट्रोजन का रंग नीला होता है, तो इसके बारे में हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा बोला जा रहा है कि हवा में ऑक्सीजन का रंग नीला होता है, नहीं, इसके बारे में भी नहीं कुछ कह सकते। हवा में अणु लाल रंग को नीले रंग से अधिक स्कैटर करता है, लाल रंग को नीले रंग से अधिक स्कैटर करता है, नहीं ये गलत है, ये सही है। हवा के अणु नीले रंग को लाल रंग से अधिक स्कैटर करता है, तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो हवा में तो सारे रंग, सारे कलर के रंग होते हैं, ठीक है, सातों कलर के रंग पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का तो कम होता है, ठीक है। रेड कलर का, भाई जो नीले रंग की बात किया जाए, नीले रंग से कम होता है लाल रंग का स्कैटरिंग, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं लाल रंग का। इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी रेड लाइट वगैरह लगाया जाता है वो रेड कलर का लगता है, ताकि वो क्या हो, ज़्यादा दूर से दिखाई दे। तो इसलिए स्वच्छ आकाश नीला और सूर्यास्त लाल होता है। इसलिए सूर्यास्त लाल होता है क्योंकि सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाल मतलब ज़्यादा स्कैटर नहीं होता है, ठीक है, तो जो उसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, ठीक। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि वाले मनुष्य का सुस्पष्ट देखने का दूर बिंदु 5.6 मीटर है, ठीक। कोई कोई ये है, मनुष्य है जो सुस्पष्ट देखने के, यानी उसका फोकल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5.6 मीटर दिया हुआ है मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 560 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। दूर के बिंब यानी अनंत के बिंब को सुस्पष्ट देखने के लिए उसको अपने चश्मे में कितनी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी? तो हमने क्या किया, 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/b माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, v का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो हमने क्या किया, 1/f बराबर 1/b का वैल्यू, एक्चुअली ये v दिया हुआ है, ठीक है, और इसको अनंत तक देखना है तो ये 560 हो गया, मान लो 560 माइनस 1/u, अनंत तक देखना है मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। दूर के बिंब को देखने के लिए बात किया जाए तो u इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस में 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/560 माइनस 0, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा फोकल डिस्टेंस। f बराबर 560 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो f बराबर 560 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 61 में क्या बोला जा रहा है कि एक जैसे प्रतिरोधों का नेटवर्क जिसमें प्रत्येक का मान r है बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे एक A ले लिया, ठीक। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में हमारा क्या होगा, दोनों सेम होगा। ये पॉइंट A है तो ये भी A ही होगा। अगर ये पॉइंट हमारा B है तो ये आपका ऑलरेडी B दिया हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, पहले दो पॉइंट बना लिया, A और B, मान लो ये B है हमारा। अब अगर मान लेते हैं जो हमारा A से इसको मान लिया हमने कुछ देर के लिए P मान लिया, और इसको मान लिया हमने Q मान लिया। अगर ये A है तो ये भी A ही है। तो आप देखो A और, अगर मान लो मैंने बीच में एक पॉइंट P ले लिया और एक Q ले लिया ऐसे, ठीक, दो नोड अलग अलग हैं, तो A और P के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला हमने ले लिया R रेजिस्टेंस का ऐसे, ठीक, A और P के बीच का। फिर A और P के बीच का रेजिस्टेंस हमको ये भी दिख रहा है, तो इसको भी हमने एक ले लिया, ये पैरेलल में हो जाएगा दोनों, ठीक। तो ये दोनों का काम हो गया। अब देखो P और B के बीच में, यहाँ से अगर ये वाला देखें तो P और B के बीच में हमको एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, तो P और B के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे बना लिया, ठीक। उसके बाद A और Q के बीच में हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, A और Q, तो ये A वाला इधर है और Q के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे बना लिया, ठीक। उसके बाद देखो B और P के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, B और P के बीच में, तो B और P के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है,
बी और पी के, ये वाला तो हमने बना दिया है, बी और पी के बीच में हमको रेजिस्टेंस ये वाला दिख रहा है, नहीं एक ही है बस। तो बी और क्यू के बीच में दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, बी और क्यू के बीच में, बी और क्यू के बीच में हमने दो रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया। ठीक, पी और क्यू के बीच में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो अब ये देखो, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो जब दोनों पैरेलल में होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो R/2 हो जाएगा। तो इसको मैं हटा, इन दोनों को हटा करके मैं क्या लिख लेता हूँ, R/2 लिख लेता हूँ। ऐसे ही इन दोनों को हटा करके मैं क्या लिख लेता हूँ, R/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R। ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। तो R से R कैंसिल करोगे तो R/2 आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R/2। अब इसके साथ आप ध्यान से देखो तो ये वाला क्या है, सीरीज में है, और ये वाला भी क्या है, सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो R/2 प्लस R ऊपर वाला क्या है, सीरीज में। ठीक, ऐसे ही नीचे वाला भी यही वाला वैल्यू आएगा, R/2 प्लस R। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/2R आ जाएगा, और इसका भी 3/2R आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो 3/2R इंटू 3/2R डिवाइड बाई 3/2R प्लस 3/2R हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में हो जाएगा 9/4R स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2R। ठीक, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, इसको आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 9 कैंसिल कर दो, और ये आपका इधर जा कर के मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे समझ लो 9/4 इंटू 2/3 इंटू R हो जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल कर दिया, इसको 3 से कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 3/2R हो जाएगा। 3/4R आना चाहिए, एक्चुअली कहाँ हमने गड़बड़ कर दिया, 3/4R आएगा, क्योंकि ये 3/2 नहीं आएगा। इन दोनों का एडिशन 3 आ जाएगा, 3/2 का एडिशन 3 आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से जब भी आपका नोड बनाना रहता है ना, तो ये बना लो और दोनों के बीच में आप बनाते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। इसमें बोला जा रहा है कि एक सेल, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर सभी श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो सेल, अमीटर और वोल्ट मीटर को मैंने क्या किया, सभी को सीरीज में जोड़ दिया। तो पहले हमने क्या किया, एक अमीटर मान लो यहाँ लगा दिया, ठीक, और फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया। ठीक, और इसी के सीरीज में मैंने एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, माइनस प्लस करके ऐसे। ठीक, ये सेल लगा दिया। अब अगर मान लेते हैं इसका अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो ई हो जाएगा, कैपिटल ई। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, E/R आएगा। और यहाँ पे आई अगर मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई नहीं ए फ्लो कर रहा है, तो आप आई की बजाय क्या लिख सकते हो, ए फ्लो करा सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे बैटरी हमने उल्टा लगा दिया, क्योंकि ऐसे अगर मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ तो मेरा माइनस और प्लस इधर आएगा, तो करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये A = I = E/R हो गया। मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, और दूसरी चीज़ आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो कि अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूँ, अगर मान लो करंट इसमें I आ रहा है तो इसका जो वैल्यू आएगा V = IR के इक्वल आएगा, और यहाँ I तो आ नहीं रहा है, A आ रहा है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, AR हो जाएगा। ठीक, AR हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A = यहाँ से V/R भी लिख सकते हो, और A = E/R भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो सेल लिखा हुआ है तो फिर ऐसे केस में इसका वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर क्या होता है, E - IR हो जाएगा, IR यानी AR हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, V = E - IR होता है, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे तब हमारा ऐसा है।
अदरवाइज हम इसी को लेके अभी कंसीडर करके चलेंगे। अभी के लिए हम लोग इसी को कंसीडर करके चल, अभी मान के चल रहे हैं कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। दूसरे केस में क्या बोला है कि अमीटर धारा आई और वोल्टमीटर विभवांतर भी बताता है यदि एक टार्च बल्ब वोल्टमीटर से समांतर जोड़ दिया जाता है। दूसरे केस में हमने क्या किया कि एक वोल्ट मीटर से एक टॉर्च को जोड़ दिया। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, जस्ट सपोज टॉर्च है ये, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल कैपिटल आर होगा, ठीक, पैरेलल में जोड़ दिया ऐसे, ठीक। बल्ब, यदि एक टॉर्च बल्ब वोल्ट मीटर से समांतर जोड़ दिया जाता है तब ये मान लो अमीटर उस समय मान लो ए डैश बता रहा होगा, ठीक, और ये हमारा बैटरी है मान लो। तो उस केस में अब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट सपोज अगर मान लो मैं इसका रेजिस्टेंस भी आ रही था, तो अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो आर डैश क्या आ जाएगा, R/2 आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो आर डैश का वैल्यू क्या हो गया, R/2 आ गया। अब जब आर डैश का वैल्यू R/2 आ गया तो ए डैश का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, क्या होता है ए डैश यानी आई डैश समझ लो, ये जो भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो आई डैश कर रहा है। तो आई डैश बराबर क्या होगा, E/R आएगा, ठीक। E/R का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है, E का वैल्यू अगर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, E/R डैश एक्चुअली यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू E/R। वो कैसे आया, क्योंकि R डैश का वैल्यू आपने यहाँ से उठा के रख दिया, तो R डैश का जो वैल्यू आएगा वो E/R हो गया। तो A डैश या I डैश जो भी हमारा आ रहा था वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू A के इक्वल आ गया। A क्या है, ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो A का वैल्यू क्या आ जा रहा है, A-/2 आ जा रहा है। A क्या है, करंट है, तो जो नया करंट आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है, यानी I क्या आ रहा है, घट रहा है, और V क्या हो जा रहा है, बढ़ेगा। V क्यों बढ़ेगा, क्योंकि V यहाँ से अगर V का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जा रहा है, E का वैल्यू, E=V+AR हो जा रहा है, मतलब E=V+AR हो जा रहा है। और जैसे जैसे ये मान लो घट रहा है, जितना भी मान लो अगर घट रहा होगा तो इसका वैल्यू, V का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमारा फिर क्या आ जाएगा, V आपका आ जाएगा, मतलब D ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि यदि AC जनत्रित DC जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है, यानी AC जनरेटर या AC जो डिवाइस होता है और DC डिवाइस होता है उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है मेनली। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि AC का, जिसे मान लो लास्ट ऑप्शन अगर देखा जाए, ध्यान से आप देखो तो क्या बोला है कि AC जनित्र में सर्पी वलय होता है, यानी AC का जो कर्व होता है वो क्या होता है, साइनोसाइडल होता है, और जो DC का होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, सीधे सीधे होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। जनित्र में विद्युत चुंबक होता है AC जनित्र में, जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराया जाएगा तब होगा, और जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है ना। ये सही है, ठीक है। DC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में आप सेम वोल्टेज दोगे तो दोनों में सेम वोल्टेज जनरेट होगा। AC जनित्र उच्च वोल्टता जनन करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सही है कि AC जनित्र में क्या होता है, सर्पी वलय होता है, यानी साइनोसाइडल कर्व निकल के आता है, और DC क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि दाईं ओर इलेक्ट्रॉन का बहाव क्षैतिज है यदि इलेक्ट्रॉन पुंज के निकट लाया जाता है। तो मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये लेफ्ट साइड में मान लो ऐसे बह रहा है, जा रहा है, ठीक। यदि ये दाईं ओर इलेक्ट्रॉन का बहाव क्षैतिज है यदि इलेक्ट्रॉन पुंज के निकट लाया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर ऐसे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का बहाव ऐसे आ रहा है तो ये इसके जस्ट अपोज करेगा। तो क्या पूछा जा रहा है कि लाया गया चुंबक के नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबक के नीचे चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही। उस केस में इलेक्ट्रॉन पुंज किधर मुड़ेगा, तो जब अगर मान लेते हैं ये आप इसके बाहर में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ऐसे कप बनता है ना, ये
क्लोज लूप जो बनता है, तो क्लोज लूप ना बन करके अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, वापस नहीं आएगा, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ के बाहर ही चला जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन पुंज की वजह से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, वापस आएगा ही नहीं, काफ़ी तेज़ गति से वो क्या होगा, वो करेगा। साइक्लोट्रॉन का एक केस तो यही होता है ना। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी गति से मूव करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर लेके भी यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट और आखिरी देखो, नाभिकीय अभिक्रिया 1H3 और 1H2 में, ये क्या दिया हुआ, 1H3 और प्लस 1H2 में ये दिया हुआ 2He4 दिया हुआ है, प्लस X दिया हुआ है, प्लस मान लो कोई एनर्जी, यहाँ एनर्जी निकल रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो X कण है ये वाला वो क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो इन दोनों का परमाणु क्रमांक क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु भार यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ 4 ही दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कमी हो रही है किसके, परमाणु भार की। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका परमाणु क्रमांक 0 और परमाणु भार 1 हो। तो वो कौन सा पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को आप रख लो यहाँ पे, x की जगह क्या आएगा, 0 n1 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।